नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस के सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने इस शो को नंबर 1 बनाया है। हम आपको भरोसा देते हैं कि इसी तरह हम लगातार आपके लिए देश की बहस करेंगे। आइए एक बार फिर आपके सामने अपने शो देश की बहस के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या चीन को फिर देना होगा करारा जवाब। इसे 55% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। चीन को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के रक्षा कवच को भेद पाना आसान नहीं है। देखिए, मगर उकसाने वाली हरकत से चालबाज चीन बाज नहीं आ रहा। 15 जून को गलवान की खूनी झड़प के 75 दिन बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ी पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो में एलएसी पार करने की फिराक में थी, मगर भारतीय जवानों ने चीन की कोशिश नाकाम कर दी। बड़ा सवाल यही है कि क्या टकराव के बहाने खोज रहा है चीन, और क्या करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। देखिए, 55% लोगों ने इस देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है, और आज बताते हैं क्यों हुआ ये टकराव। जो सुधर जाए वो चीन कहां, फिर रची चीन ने धोखे वाली साजिश। भारत के वीरों ने 1 इंच भी घुसने नहीं दिया। दगाबाज चीन को फिर देना होगा करारा जवाब। 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर चीन ने भारत के साथ धोखा करने की साजिश की, जिसे भारत के वीर जवानों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। 75 दिन के बाद गलवान पार्ट 2 के इरादे से चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो एरिया में घुसपैठ करने के चाल चल रहे थे, जबकि चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि चीन की तरफ से तनाव कम करने की गारंटी नहीं है। मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पीएलए ने यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो का उल्लंघन किया है। हालांकि चीन ने अपने झूठ पर पर्दा डालते हुए अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए बयान दिया है, हमने तो एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार ही नहीं की। यानी चीन है, पहले धोखा देता है और फिर झूठ बोलता है। इसी साल 15 जून को गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, उसे देश आज तक नहीं भूला। एलएसी पार करने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने घेर लिया था। उस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारत के वीर सपूतों ने चीन के 43 सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि चीन दुनिया से इस बात को छिपाता रहा है, लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी है और सबूत के तौर पर चीनी मामलों के एक्सपर्ट एम टेलर ट्रेवल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीवो पर चीनी सैनिकों की खबर का सबूत जग जाहिर कर दिया है। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी शिनजियांग सैनिक क्षेत्र में 5 अगस्त 2020 को यह कब्र बनाई गई है। भारत हमेशा से बातचीत के जरिए तनाव को दूर करने का पक्षधर रहा है। साफ है कि चीन किस तरह बौखलाया हुआ है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि उकसावे वाली हरकत के पीछे चीन की मंशा क्या है। आखिर दगाबाज चीन कब सुधरेगा, या फिर उसे एक बार फिर सबक सिखाना ही होगा। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या चीन को फिर करारा जवाब देना होगा। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की हमारी जो वेबसाइट है, देखिए हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का पता है। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारा ट्विटर हैंडल @NewsNationTV है। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर शो के बारे में आपके कोई राय, कोई विचार, कोई सवाल, या आप इस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप 9711002266 पर दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको गेस्ट से मिलवाता हूं, फिर आज की एक बेहद दुख भरी और जरूरी खबर। मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार तारिक फतेह साहब, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के एक लीडर हैं। लेकिन मैं इस शो को शुरू करूं तमाम गेस्ट की मौजूदगी में मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आदरणीय भारत रत्न
देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 10 अगस्त से दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती प्रणब दा की तबीयत आज बिगड़ गई थी और आज शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली। दशकों तक कांग्रेस और देश के संकट मोचक रहे प्रणब दा को देश के सबसे ज्यादा सम्मानित राजनेताओं में शुमार किया जाता है। देश और देश की राजनीति की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले प्रणब मुखर्जी की शख्सियत अनोखी थी। उनका जाना एक युग का अंत है। न्यूज नेशन परिवार प्रणब दा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सबके चहेते प्रणब दा नहीं रहे। उनके परिवार को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, और हम ये दुआ करते हैं, हम ये कामना करते हैं भगवान से कि भगवान अपने श्री चरणों में आदरणीय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को स्थान दे। सीधे हम बहस की शुरुआत करते हैं। सीधे सबसे पहले चलता हूं मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, चीन ने आखिरकार ये हरकत क्यों की? किस बात से परेशान है? इस बात से कि हम वहां बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस बात से कि हमने एलएसी की निगरानी को और तेज कर दिया है? आपको क्या लगता है क्यों चीन ने हिमाकत की और भारत के पास बाकायदा इसकी खुफिया जानकारी थी? बहुत अच्छा लगा कि आपने सीधा ही और पहला क्वेश्चन पूछा है। किया उन्होंने, क्यों उन्होंने 29 अगस्त की रात को धोखा दिया, फिर ट्रेचरी की, फिर और ट्रांसग्रेशन करने का अटेम्प्ट किया? चाइना और पीएलए गलतियों पे गलती करता जा रहा है। उसकी हर हरकत के अंदर में एक अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस है, ना केवल ईस्टर्न लद्दाख पे लेकिन पूरे भारत और चीन के बॉर्डर पे, ना केवल चीन और भारत के बॉर्डर पे लेकिन पूरा दुनिया में जहां जहां उसका फ्रंट है, हर एक जगह इसी प्रकार अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और इसी प्रकार की कर रहा है। देखिए, स्थिति जो चल रही थी वो इस प्रकार था कि तनाव था, बातचीत थी और तैयारी दोनों साइड की थी। अभी चाइना ने क्यों किया है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये है कि भारत की अलर्टनेस, भारत की तैयारी और भारत की जस्टिफिकेशन, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी है, जो उन्हीं के लोगों ने उनको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, उनकी लीडरशिप को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। अभी तो अगर आप उनका इंटरनेट और वाइबो वाला जो वेबसाइट देखें तो आपको पता लगता है कि अभी किस प्रकार उनके कब्र के बारे में डिटेल्स पता लगती जा रही हैं। पहले एक कब्र दिखाई थी जिसमें एक इंडिविजुअल जो सोल्जर हैं, फुजियान के हैं, उनका नाम, उनका नंबर, कौन सी तिथि थी उसके बारे में डिटेल दिया। उसके बाद में 36 वाला पता लगा और अभी पता लगते लगते 100 से ज्यादा जो कब्र हैं उनके बारे में पता लगना शुरू हो गया है। एक ट्विटर में तो ये भी कहा है कि चाइना हैज लॉस्ट द वॉर, हार गया है वो ऑलरेडी। और अभी वो स्थिति है जब उसी के लोग अभी जो बिहार रेजिमेंट जो 15 जून की रात गलवान में थे, उन्हीं को ही अप्रिशिएट करने लग गए हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश की रक्षा की, किस प्रकार उन्होंने अपना साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाया। अभी ये बातें वहां से आने लग गई हैं। तो इन सब बातों के कारण अभी उसके हर कदम गलतियों पे गलती की तरह चल रहे हैं। और यही गलती वो साउथ चाइना सी में, यही गलती वो ईस्ट चाइना सी में कर रहा है यूएस के साथ में। और जिस प्रकार यूएस और चाइना के बीच के अंदर में जो तनाव है और जो मिसाइल फायर करने का और जिस प्रकार की स्थिति है वो उसी प्रकार है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन ने जो धोखा दिया है, जो ट्रेचरी दी है, चीन के ऊपर में बिल्कुल विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। मैं पहले नलिन कोहली जी से पहले सुरेंद्र राजपूत जी के पास इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने फिर रणदीप सुरजेवाला जी के जरिए सवाल उठाए हैं। लगातार राहुल गांधी वीडियोस के जरिए ये कह रहे हैं कि चीन में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तो एक वाजिब सवाल बनता है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कि क्या सरकार पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है? क्या सरकार के साथ इस वक्त आपको नहीं खड़े होना चाहिए? दीपक भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे निर्बाध रूप से बोलने देंगे और कोई जो आप समय दें मैं उतने में अपनी बात कर देता हूं। ठीक, तो मैं आपसे 3 चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। नंबर 1, क्या सरकार के तीनों अंग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री क्या एक स्वर में है? सरकार में आपस में बातों में एका है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई आया ही नहीं, गृह मंत्री रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम उनको खदेड़ देंगे, और उसके बाद
विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा एग्रेशन हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, इतना डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहे हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि ये सरकार के तीनों अंग आपस में क्यों एक मत नहीं है। पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए, प्रतिपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। हम सरकार के हर कदम के साथ में हैं। हम सरकार को चाहते हैं कि सरकार अपनी बात पूरी तरीके से मजबूती से करे। सेना हमारी चाक चौबंद है, सेना ने मुंहतोड़ जवाब कल दिया है और सेना हमेशा मुंहतोड़ जवाब देती है। हमारा सिर्फ इतना आपसे सरकार से अनुरोध है कि हम अपने जो सैनिक फ्रंट पर हमारी जो बातें हो रही है वो लिमिटेड है। हमारी सामरिक फ्रंट पर क्या बात हो रही है, कूटनीतिक फ्रंट पर क्या बात हो रही है, राजनयिक फ्रंट पर हमारी क्या बात हो रही है, तो आर्थिक फ्रंट पर हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि पूरे देश को विश्वास में ले? क्या प्रधानमंत्री की यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो रक्षा मंत्री को विश्वास में ले? क्या प्रधानमंत्री की यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो विदेश मंत्री को विश्वास में ले? आज की डेट में प्रश्न सरकार से है और सरकार से प्रश्न करना दीपक चौरसिया का भी स्थायी भाव है, चूंकि वो पत्रकार है। सरकार से प्रश्न करना पत्रकार का, विपक्ष का स्थायी भाव होता है। ठीक है सुरेश जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, आपने अपनी बात पूरी की। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर नलिन कोहली जी के पास चलता हूं। नलिन कोहली जी, क्या सरकार देश को विश्वास लेने में यकीन नहीं रखती, जैसा आरोप सुरेंद्र सिंह राजपूत जी लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि लगातार लोडेड वीडियोस उनकी पार्टी की तरफ से आए हैं सरकार की आलोचना करते हुए इस मसले पर। देश की और वो ये भी चाहते हैं कि आप चीन को लाल आंखें दिखाएं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। मैं आराम से बोलता हूं दीपक जी, देश की जनता ने कांग्रेस को, देश की जनता को कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं। 14-19 2 बार राहुल गांधी जी के शानदार नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे शानदार लगातार 2 चुनावों में स्थिति पे है। जनता उससे हट गए। उनको अगर वीडियो से जुड़ना है, कुछ बातों से जुड़ना है, उनका अधिकार है। हम कौन है उनको रोकने के लिए? लेकिन देश को इतना तो बताना पड़ेगा कि बीजिंग ओलंपिक में पूरी गांधी फैमिली जो है, नेहरू गांधी परिवार, राहुल गांधी जी समेत सब गए थे सरकार के खर्चे पर। किस सरकार के? भारत सरकार नहीं, चीन के सरकार के। और इस देश में एक ही राजनीतिक दल है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है वहां की राजनीतिक दल के साथ, वो है कांग्रेस पार्टी। प्रश्न ये उठाते हैं, जब राहुल गांधी जी कुछ कहते तो इमरान खान जी उसका प्रयोग करते हैं। अब पाकिस्तान कब से भारत का सबसे मित्र वाला देश बना, मुझे समझ नहीं आया। सेना पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाया, बालकोट पे उठाया, वायु सेना पे उठाया। तो प्रश्न उठाना इनका एक नेचर है, हम उसको नहीं, प्रकृति उनकी प्रवृत्ति को बदलने के लिए नहीं आए। मूल बात यह है कि क्या हमारी सेना को स्पष्ट रूप से अधिकार दिए गए हैं या नहीं दिए गए। सेना के पास अधिकार है, वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के फ्रंट पे हो या चीन के फ्रंट पे हो। दूसरी बात, इस देश के अंदर में जो सेना की आवश्यकताएं थी वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है? हो रही हैं। क्या देश की जनता को विश्वास है? आप पोल कर लीजिए, आप सीधा पोल कर लीजिए कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं उसमें विश्वास है या जो मोदी जी कहते हैं उसमें विश्वास है। हर बार यही बात निकलती है। तो प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब चीन के ऊपर क्या क्या किया है? सर्जिकल स्ट्राइक हुई जब 106 ऐप्स को बैन कर दिया, टिकटॉक कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि भारत ने किया, हम भी ऐसा सोच रहे हैं। चीन के जो कॉन्ट्रैक्ट थे कैंसिल हो रहे हैं। कल न्यूज में छपा है कि चीनी सामान, क्योंकि भारत में अब लोग कम खरीद रहे हैं, दूसरे देशों के माध्यम से आ रहा है, उस बात को उठाया गया है। एसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई है। तो हर चीज, हाईवे प्रोजेक्ट्स में वो भाग नहीं ले सकते। रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया। तो भारत सरकार, भारत की सेना, हर लोग जो है जो देश हित में करना है कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ अगर प्रश्न और वीडियो बनाने में उनका नेतृत्व में उनको अगर लगता है कि यही एक जिम्मेदारी है, तो हम उसको नहीं बदलना चाहते, ना उनको कोई सलाह देना चाहते। ठीक है, मैं सुरेंद्र भाई आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन मेरे साथ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। सुरेंद्र भाई मैं बिल्कुल आऊंगा, मेरे साथ तारिक फतेह जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस खबर के कई सारे एंगल हैं, इसलिए मैंने एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीन के लिए जितनी कांग्रेस है। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। 30 सेकंड दिया मैंने आपको। जी, नलिन कोहली साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नलिन साहब कि आज की डेट में गांधी फैमिली फैक्टर है या देश फैक्टर है, बीजिंग ओलंपिक फैक्टर है या देश फैक्टर, और कांग्रेस ने अगर कोई गलत काम किया है तो एफआईआर करिए, जेल में बंद कर दीजिए हमें, लेकिन भगवान के लिए देश की सीमाएं सुरक्षित कीजिए। अब आपने कहा आर्थिक मुद्दों पर
बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस आप दे रहे हैं, एमजी हेक्टर को आप दे रहे हैं, एसडीएफसी में चीन की हिस्सेदारी आप बढ़ा रहे हैं, आईसीआईसीआई में चीन की हिस्सेदारी भारत सरकार के नियंत्रण के नीचे बढ़ रही है। और 2004 से 2020 तक कितनी बार चीन में डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का क्या करने गया है, पता नहीं वो कौन सा डांस करते। ठीक है, 30 सेकंड हुए। नलिन कोहली जी हाथ उठा रहे, जवाब दीजिए नलिन कोहली जी। आज आप सिर्फ देश की बात कीजिए, इस तरीके की बातों से भरमाइए मत। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके देश की सीमाओं को सुन लिया सुरेंद्र जी। आप ऐसा है ना, मैं बोल तो रहा हूँ ना, आपका अधिकार है कि आपको जो बोलना है, भाषण देना है, दीजिए। किसने कहा आपका अधिकार नहीं है सुरेंद्र जी? जरूर दीजिए। मैंने तो स्पष्ट कहा कि देश की जनता के सामने जो देश में करना है। फिर मैंने टोका नहीं, भाई साहब मैंने टोका नहीं, देखिए ऐसा मैंने टोका नहीं। आप बड़े सज्जन पुरुष हैं, जैसे डिबेट मैंने आपकी सुनी, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सुनने का मुझमें धैर्य है। अब कांग्रेस पार्टी बोलने में चाहती है, आपका अधिकार है, बोलिए, जरूर बोलिए। कितने तथ्यों पे आधारित और जनता उससे कितनी जुड़ रही है, इस पे गंभीर सोच करेंगे तो शायद आपके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए ना, वो हमारी चिंता नहीं। आप राजनीतिक रूप से ना बढ़े तो हमें इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो चीन की बात है, सेना की बात हो, वायुसेना की बात हो, हमारी नेवी की बात हो, कूटनीतिक रूप से अन्य देशों की बात हो, भारत को जो जो करना है कर रहे हैं। हमें विश्वास है हमारी सरकार में, हमारी सेना में। आपको हो या ना हो, इससे हमारा विश्वास और जनता का विश्वास नहीं मिलता है। ठीक है, सीधे तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के साथ समझना चाहूंगा। ट्रंप के चुनाव सामने हैं, चाइना को चारों तरफ से दुनिया भर के राष्ट्र घेर रहे हैं, चीन पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि उसने कोरोना वायरस फैलाया है। ऐसे में अगर भारत एग्रेशन करता है तो आपके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या होगी? और इसी सवाल को लेकर मैं के सिन्हा और विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। ये दुनिया भर में इस वक्त इंडिया को एक ऐसा मौका मिला है कि सिर्फ हिंदुस्तान तंग नहीं है चीन से। चाइना के जो कनेक्शन बन रहे हैं, जो उसका रूट पाकिस्तान से है, ईरान के अंदर, तुर्की के साथ, और ईस्ट के अंदर जो उसका जापान के साथ प्रॉब्लम है, ताइवान के साथ है। अगर मैं पूरा एडवाइस दे सकूं तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज करे एज अ फुल नेशन स्टेट। आपको चाहे कोई भी हो, कांग्रेस या बीजेपी, मुझे उससे वास्ता नहीं, सीपीआई, कोई भी हो, इस वक्त इंडिया बड़े क्वाइटली ताइवान को रिकॉग्नाइज करे एज अ कंट्री। आप देखिएगा कि उसका अमल क्या होता है। सही मुंह तोड़ जवाब वो है, बगैर कुछ किए, बगैर खर्चे का आइटम है। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जो एंटी चाइनीज दुनिया में माहौल है, क्योंकि बिल्कुल जायज है, चाइना एक बिल्कुल एक्सपेंशनिस्ट नेशन, मेरे ख्याल से कॉलोनियल जो दुनिया में मूवमेंट खत्म हुई है, ये आखिरी कंट्री है जो चाहता है कि अपने हर पड़ोसी से उसकी जंग। इंडिया के पास मौका है कि वो अपनी भी, वो एक, ठीक है आपकी हिस्ट्री है कि अमन पसंद लोग हैं, ठीक है, अगर हिंदुस्तान में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस 6-6 महीने की हर जवान बच्चे की हो जाए तो दुनिया को ये इंप्रेशन पड़े कि ये सिर्फ अमन शांति बिजनेस के लिए नहीं है, ये अपने मुल्क को सही तरीके से डिफेंड कर सकते हैं और मार सकते हैं। ये मैसेज जाना चाहिए कि दुनिया में मैसेज ये है कि इंडियन आमतौर पे अग्रेसिव नेचर नहीं होता है, चुप करके रहते हैं आराम से। आपको चाइना को काउंटर करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, और ये जो एडवांटेज आपको मिला है कि यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा भी, कनाडा के वो 2 किडनैप करके रखे हुए हैं चाइना ने, इंडिया में लोगों को ना पता हो, वो हमारे डिप्लोमेट्स को या बिजनेसमैन को पिछले 600 दिन से लॉकअप करके विदाउट ट्रायल, विदाउट एनीथिंग रखा हुआ है, और बड़ा टेंशन है कनाडा और चाइना में। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि कहाँ आई थिंक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इंटरनल फ्रंट पे ये स्टेप्स आप लेंगे तो चाइना को समझ में आएगी कि ये 1962 नहीं है, ये 2020 है। और अगर 1962 का ख्वाब है अभी,
तो वो उठ के खड़ा हो जाए। प्योरली एनालिटिकल तरीके से देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं उन्होंने तो दिखा दिया है कि दे कैन टैकल इट। ठीक है, प्रोपेगेंडा में और इंटरनेशनली आप कंसोलिडेट करना होगा। और मैं समझता हूँ मेरे बाकी जो साथी हैं वो ज्यादा मुझसे बेहतर समझते होंगे कि आज अगर ताइवान को आपने रिकॉग्नाइज किया कंट्री से तो घबरा जाएगा। ठीक है, सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस जंग में चीन के साथ है या भारत के साथ? नहीं, देखिए हम तो जंग के फेवर में ही नहीं है। पहली चीज, तो आपके चाइना लाल सलाम वाले जंग क्यों करते हैं? लाल सलाम वाले दूसरे देशों में क्यों घुस जाते हैं? लाल सलाम तो हम अभी कह रहे हैं साहब। अरे दीपक चौरसिया भाई, आपको भी लाल सलाम। लाल तो मजदूरों के खून का रंग होता है, आपको भी सलाम करना चाहिए उसको। अब आप आइए, हम जो तारिक फतेह साहब ने बात करी है उस पर कुछ चर्चा करें। ये ताइवान की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है। मैं कह रहा हूं होगा, लेकिन उससे बड़ा एक्सपेंशनिस्ट पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक कॉलोनियल पावर है। पूरे गल्फ में मुसलमान देशों को डिस्ट्रॉय करके इस्लामिक टेररिज्म को क्रिएट करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कम्युनिस्ट रशियंस को काउंटर करने के लिए ये एक बड़ा इतिहास है। ईरान को तंग कर रहा है, इराक को डिस्ट्रॉय किया। तो ये ग्लोबल सुनिए, जो ग्लोबल हम जो ये नहीं, आप मान रहे हैं ना, तो आप बताइए ना तारिक फतेह साहब, ये कैपिटलिस्ट पावर जो कभी किसी की नहीं हुई, क्या ये भारत जैसे गरीब देश की कभी हो सकती हैं? आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कभी हमारे होंगे? और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के अंडर आज जो अमेरिका के साथ जाके दुआ सलाम कर रहा है, बल्कि दुआ कम और सलाम ज्यादा कर रहा है, इससे देश का क्या भविष्य होगा? मतलब आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी भी लाल सलाम करने लगे? आप ये चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी भी लाल सलाम करने लगे विवेक श्रीवास्तव को देख देख के, और शी जिनपिंग को भी कर दें? नहीं, अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन लाल सलाम करना शुरू करा, देश के गरीब मजदूर और किसानों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस लॉबी के साथ समय ज्यादा बिताते हैं, मजदूरों किसानों की सोच नहीं है। लेकिन जनरल सिन्हा चाइना की बात करते हैं। जनरल सिन्हा आपसे जवाब लूंगा, फिर मैं पहले दर्शक की तरफ जाऊंगा। जनरल सिन्हा, अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये चाइना के खिलाफ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमको तो अमेरिका की खिलाफत करनी चाहिए, चाइना की नहीं। इस सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, जो देश आपके अक्साई चीन का 38,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर का इलाका जो आप कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को हड़पना चाहता है, और आपके जितने भी डिस्प्यूटेड या सेंसिटिव एरिया है वहां पर आप उस देश के साथ, मुझे यही समझ में नहीं आता, अमेरिका ने आपके 1 इंच भी जमीन ली है क्या? आपके किसी भी हिस्से को यदि उसके साथ हम खड़े होते हैं या वो आपके साथ खड़े होता है तो क्या प्रॉब्लम है? मगर आप ये नहीं कह सकते कि जिसने आपकी जमीनें हड़पी हैं, जो आपके दुश्मनों के साथ लग करके अपने पड़ोसियों के साथ जनरल साहब रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अपने पड़ोसियों के साथ जनरल साहब रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तिब्बत कब्जा करने पे आप क्या बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि सारे नेबर से आप लड़ें? नहीं, तारिक फतेह साहब के हिसाब से पाकिस्तान से भी लड़ लो, चाइना से भी लड़ लो, नेपाल से भी लड़ लो, किसी से आप रिश्ता नहीं रखना चाहते। अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी जवाब ले लें। जनरल सिन्हा कंक्लूड करिए, मुझे एक दर्शक के पास जाना है, दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहा है। जनरल सिन्हा, आप बोलने नहीं देना चाहते मुझे। दीपक जी आपने लास्ट में लाया, उसके बाद ऐसे कीजिए आप बोलिए। सर यहाँ भी विस्तारवाद चल रहा है। विस्तारवाद जो नॉर्थ ईस्ट को काट देना चाहता है आपके साथ, जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी चलाया जो देश, उसके साथ ये खड़े रहना चाहते हैं, जो आज पाकिस्तान के साथ कोई इंसर्जेंसी नहीं लाया है। आप अमेरिकी मल्टीनेशनल के हाथों में देश को बेचना चाहते हैं। आप लोग दलाली कर रहे हैं अमेरिका और ये देश को तोड़ना चाहते हैं ये लोग कंपनियों की। हम उसके खिलाफ हैं। मल्टीनेशनल के आपने कभी आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करी। सिर्फ नारे लगाने से भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। अमेरिका के मल्टीनेशनलों की दलाली हम बंद करिए पहले। क्या बात करें हम? मुझे मंजूर है वो। बिल्कुल मंजूर। वहाँ की फॉरेन कंपनीज ला करके हिंदुस्तानी कंपनियां बंद कराते हैं आप। विवेक श्रीवास्तव जी सुनिए उनकी बात, उन्होंने आपकी बात सुनी है। जनरल सिन्हा कंक्लूड करिए आप। विवेक श्रीवास्तव जी सुनिए उनकी बात।
देखिए विवेक जी, आप कैसे लोगों के साथ में जो डिबेट करवाने में बैठाते हैं, मैं नहीं चाहता ये ऐसे देश के गद्दारों के साथ मैं करूं। आप क्या बातें करते हैं? एक चाइना जो अरे भाई साहब, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप बीजेपी की बैटिंग करने आते हैं, गद्दारी आप कर रहे हैं। सर वो देश की बैटिंग कर रहे हैं, वो फौज के आदमी हैं। न्यूट्रल बात नहीं करते, आप अपने को फौजी कह रहे हैं, आप न्यूट्रल बात नहीं करते। आप न्यूट्रल बोलिए, आप अमेरिका के खिलाफ भी बोलिए। देश जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। क्या कहते हैं आप देशद्रोहियों के लिए के अंदर देश के जवानों की आप बन जाइए बीजेपी के प्रवक्ता, घूमते ये लोग, आप बन जाइए बीजेपी के प्रवक्ता। अंदर लाते हैं आप लोगों को, कैसे इनको जगा देते हैं आप, कैसे बैठाते हैं? ये कहते हैं नरेंद्र मोदी लाल सलाम करे शी जिनपिंग को, और आप इसको सुनते हैं? यदि ऐसी बातें करना है शी जिनपिंग को ना करो, देश के मजदूरों को और देश के कहा मजदूर पे आ गए, सैनिक की बात चल रही है। तो जी मेरे साथ एक दर्शक है तरुण वालिया, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सहारनपुर से। तरुण वालिया, क्या करना चाहिए चाइना के साथ इस वक्त, तरुण बताइए। नमस्कार, मैं तो यही कह देना चाहूँगा कि ये हमारी वर्तमान सरकार की नाकामी का सबूत है कि आज हमारे देश के पेंगोंग ले में चीन घुस आया। हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञों ने, आदरणीय विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि चीन हमारे देश की सीमा में घुस रहा है। अगर डेक्सट्रॉम के समय फिंगर 4 और फिंगर 8 के समय हमने कार्रवाई की होती, चीन को जवाब दिया होता तो चीन का दुस्साहस नहीं होता ये काम करने का। हम यही कहेंगे कि हमारे देश के सैनिक सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। हमारे देश का विपक्ष और देश का हर एक आम आदमी सरकार के साथ खड़ा है इस फैसले में। अब समय आ गया है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का। ठीक है, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। सीधे चलता हूं जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक जो हमने क्या कार्रवाई की है सैन्य दृष्टि से आप उसको सही ठहराते हैं? क्योंकि ये दर्शक भी सवाल उठा रहे थे कि हमने नाकाफी कार्रवाई की है, शायद उनका परसेप्शन ये था। आप क्या कहेंगे मिलिट्री एंगल से? देखिए दीपक जी, जो 29 और 30 अगस्त की रात में हुई है उससे बढ़कर चीज नहीं हो सकती। आपको पता होता है क्या होता है प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है? आप सुने, प्रीएम्प्शन किया है इंडियन आर्मी ने। स्पेंगर गुप्त का नाम जानते हैं ये लोग? स्पेंगर गुप्त का अब ये पकड़ा है और बड़ी संख्या में पकड़ा है हमने। इससे बड़ा मुंह तोड़, इतनी बड़ी प्रोएक्टिव ऑपरेशंस नहीं हो सकती। चाइना के पैर उखड़ जाएंगे। ये गलत बातें लोग बताते नहीं है इस टीवी चैनलों में बैठ करके। ये पहली बार हुआ है इस देश, और मैं उसको सैल्यूट करता हूं। एक ब्रिगेड के ज्यादा की फोर्स, आपको पता है पैगाम साउथ का इलाका क्या है? डायरेक्ट बैंडों को थ्रेट करता है। ये टीवीओ में आप डायरेक्ट कैरकुरम को थ्रेट करते हैं। आप क्या बातें करते हैं कि इंडिया ये है, और आप सुनेंगे डैमचोक का नाम वेरी सून, चुमार का नाम सुन, और जितने सेक्टर हैं डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज चीन के, अभी तो बोलता है ना कि हट जाओ, हटाना हमने पैर जमा दिया है स्पेंगर लैक पे। हिला के देखो, ये बातें करते हैं ना फिंगर 4 फिंगर 8, ये क्या है? कुछ नहीं। हम वहां से ऐसे खदेड़ेंगे। हम बात करेंगे सीपैक की, अक्साई चिन की, हम बात करेंगे उस जगह की। फिंगर 8 उसके आगे की बात करो जिसको हमने छोड़ा है। जनरल सिन्हा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो इस वक्त भारत के सोशल मीडिया और चाइना के सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। उसके तुरंत बाद नलिन कोहली जी मैं आपके पास आऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त टॉप ट्रेंड हो रही है, वो चाइना का सोशल मीडिया हो या भारत का। 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी फौज को बुरी तरह से हराया था। इस बात के सबूत सामने आए हैं। एक पोर्टल के हवाले से चीनी सैनिकों के कब्रिस्तान की तस्वीरें सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि गलवान झड़प में 100 के आसपास चीनी सैनिकों की मौत हुई थी, जिनके लिए लाल पत्थरों वाली कब्रें बनाई गई हैं। इसी के साथ गलवान में 15 जून को हुई झड़प की तस्वीरें भी चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर वायरल हो रही हैं। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की तरफ से लगाए गए इस पत्थर पर चीनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि गलवान झड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर को चीन छिपाता रहा। इससे पहले अमेरिकी एजेंसी ने भी चीन को भारी नुकसान की रिपोर्ट दी थी। तो ये खबर कि 100 के आसपास चीनी सैनिक
भारत के साथ झड़प में मारे गए हैं 14 और 15 जून की रात को। अब ये खबर भारतीय सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है, एक वेबसाइट का हवाला दिया जा रहा है और चाइनीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। नलिन कोहली जी, मैं यहां पर आपको जोड़ना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ 40 की खबर आई थी, लेकिन अब ये 100 की खबर आ रही है। जो वेबसाइट्स हैं, वो चाहे चाइनीज सोशल मीडिया हो, हमारा सोशल मीडिया और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सरकार मतलब सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले ही आया था कि हमारे वीर सैनिकों ने बहुत मेहनत के साथ और बहुत जज्बा दिखाकर लड़ते लड़ते वो गए और उन्होंने गिराकर उनको वो गए। और ये जो खबर आई है बड़ी खबर है, 100 कोई छोटी संख्या नहीं होती। हमारे सीओ साहब भी मरे थे, उनके साथ कई जवान मरे, लेकिन उनको आज ये श्रद्धांजलि हम सब जब देते हैं, इस बात को अब देश के सामने, विश्व के सामने आ रहा है कि किस बहादुरी के साथ उन्होंने उसको वहां पर अपनी बात, वो इस इलाके में अपनी लड़ाई लड़ी और चीन को क्या सबक सिखाया। दूसरी बात, उनका जो खून है वो लाल है, उस लाल खून के बहने पे विवेक श्रीवास्तव और उनके वामपंथी दलों को फर्क नहीं पड़ता। वो नारे करते चीन के खिलाफ एक वाक्य नहीं बोले, बोलेंगे भी क्यों, 62 की लड़ाई में तो चीन के साथ ही खड़े थे। एक वाक्य नहीं बोला इस शो में। जनरल साहब की तौहीन जरूर की उन्होंने, सरकार पे जो कहना है कहे, लेकिन वो श्रद्धांजलि भी जो खून बहा है वो लाल है। कहीं कहा कि चीन के खिलाफ हम बोलेंगे, खबरदार जो हमारे सैनिकों का आपने खून लेने का प्रयास किया वो नहीं। हमारे सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, वो क्या रिश्ते निभा रहे हैं? क्या पाकिस्तान निभा रहा है भारत के साथ? क्या चीन निभा रहा है अच्छा रिश्ता भारत के साथ? ये उनसे नहीं बोलेंगे कि वो रिश्ते नहीं निभा रहे, पर ये कहेंगे कि मोदी जी की सरकार को निभाना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली तक आ जाए सारे लोग और उसके बाद फिर निभाए रिश्ते? मतलब देश की सुरक्षा और हिफाजत करना न केवल सरकार का राजनीतिक दायित्व है, हमारे सैनिक दिन रात करते हैं और हम सरकार और सैनिक सबके साथ खड़े, आप खड़े हो या ना हो। ठीक है, सीधे मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। पार्टीज की ब्रीफिंग नहीं होती है। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊं, उससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं आपसे। पसंद नहीं करते आपकी ऑपोजिशन पार्टीज प्रश्न उठाएं आपसे। आज आप बोल दीजिए विस्तारवादी चीन मुर्दाबाद। इंडो चाइना रिलेशंस का विवेक श्रीवास्तव जी आप बोल दीजिए विस्तारवादी चीन मुर्दाबाद। जिसने भारतीय सैनिकों का खून बहाया वो चीन मुर्दाबाद। ये नलिन कोहली जी से पूछिए पहले, ऑपोजिशन पार्टीज के प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते हैं? अगर 29-30 अगस्त को कुछ हुआ है तो ऑपोजिशन पार्टीज को बुला करके प्रॉपर ब्रीफिंग क्यों नहीं देते हैं आप? सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप। मेरे सवाल का, नलिन भाई एक मिनट, ये सवाल उठाकर बचना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, हम पूरी बहस पे जाएंगे, आपका हर सवाल ले जाऊंगा नलिन कोहली के पास, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानता हूं, आप कह दीजिए जिसने हमारे सैनिकों का खून बहाया वो चीन मुर्दाबाद। जी भाई, जिसने भी हमारे देश के सैनिकों का खून बहाया वो गलत है, दुख की बात है, मुर्दाबाद भी कह लीजिए, लेकिन युद्ध उसका सलूशन नहीं है। अंत में पड़ोसियों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। चाहे वो हमारा खून बहाते रहे। फौजियों को बिठा लेने से देश की समस्या सॉल्व नहीं होगी। ये के सिन्हा तो तुम्हारे ऐसे गद्दारों को बैठाएंगे? गद्दारों से देश नहीं चलता। आप ऐसे गरीब जनता है, खाना नहीं है लोगों के पास, यहाँ नौकरियां नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, ये वुहान वायरस आपके चाइना ने क्यों फैलाया? वुहान वायरस चाइना ने क्यों फैलाया? नेगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है और यहाँ बैठ करके नारा लग रहा है। क्यों हो रहा है? चीन के कारण ही हो रहा है ना विवेक श्रीवास्तव जी। जो हो रहा है चीन के कारण ही हो रहा है ना। जो हो रहा है चीन के कारण ही हो रहा है ना। बताइए मुझे, ये बोलिए ना, इस सबके लिए जिम्मेदार चीन है। बताइए मुझे, इसके लिए जिम्मेदार चीन है, बोलिए इस बात को। नारे लगाने से देश बड़ा नहीं होगा। देश बड़ा होता है काम से, हार्डवर्क से, विजन से, प्लानिंग से, जो है नहीं इस प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, तारिक फतेह साहब आपको काउंटर करना चाहते हैं। तारिक फतेह साहब, सुरेंद्र राजपूत और इसके बाद मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए। तारिक फतेह साहब काउंटर करना चाहते हैं आपको। मैं काउंटर नहीं, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज है जो INS की तरफ से अभी ने रिपोर्ट किया कि चाइना हैज सेड दैट इट्स गोइंग टू एस्केलेट दिस टाइम बिकॉज Indian soldiers crossed the LAC at the border point. चीन खुद एडमिट कर रहा है कि हिंदुस्तान के फौजियों ने LAC क्रॉस करके
ये प्लीज IANS की ब्रेकिंग न्यूज निकलवाइए जो तारिक फतेह साहब दे रहे हैं। ये IANS से है, टिकू की रिपोर्टर जो है उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात करनी चाहिए कि हमको क्या स्टेप लेना है, और मैंने नहीं सुना किसी से कि मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बगैर खर्चे का जो आइटम है वो है ताइवान को रिकॉग्नाइज करना और हांगकांग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेना। आपको पता है कि हांगकांग के अंदर कितनी इंडियन पॉपुलेशन है? कम से कम 10% वहाँ सिंधी पॉपुलेशन रहती है हांगकांग के अंदर। उसकी अगर रिलेशंस खराब है तो रिलेशंस को ठीक करना पड़ेगा। और वो तो करें आप। अगर रिलेशंस दो मुल्कों में खराब हैं तो रिलेशंस को ठीक करना पड़ेगा। अमेरिका और कनाडा में भी अच्छे रिलेशंस हैं। Then why can't we have relations with our neighbors? Why should we fight? मैं आपसे I'm not saying to fight. मैंने कोई चीज नहीं की फाइट की। मैं कह रहा हूँ कि चाइना के अंदर जो इस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है कि मार्क्सिस्ट पोजीशन से वैसी है। इट हैज बिकम अ डिक्टेटोरियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के जितने टॉप के लोग हैं वो सब बिलियनर्स हैं। उनमें से कोई वर्किंग क्लास का आदमी नहीं है। मैं ये हमारे अपने कम्युनिस्टों को समझाता रहता हूँ कि ये इट हैज टर्न्ड इनटू कम्युनिज्म का वो लाल सलाम, और उसके पीछे $multi billion मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हैं। हर चीज में, चाहे बनियान से लेके बर्तन से लेके जहाज तक, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी। चाइना हैज टू थिंक अबाउट फ्रेंडशिप। मैं एक का जवाब it has no one second it has common borders but it is not our पड़ोस। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान। Please, is the biggest adversary of India. Yes, number 2, हम सब वही मसाले, वही बात, वही सब करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के पड़ोसी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी आ गए हैं। जिस बहस को हमने जहां छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी अब आ गए हैं आपका मुकाबला करने के लिए। तो सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा पहला सवाल है, परसेप्शन के अंदर ऐसा क्यों लगा लगातार कि राहुल जी ने, अपोजिशन का काम है सवाल उठाना, पत्रकार का भी काम है सवाल उठाना, जो उठते रहते हैं समय समय पर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन क्या सवाल उठाने के बाद भी सत्ताधारी पार्टी कॉर्नर हो पाई? क्योंकि 100 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी को प्रूव करती है। कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? क्या सरकार ने ठीक कदम नहीं उठाए कि 100 चीनी सैनिक मारे गए वहां? देखिए, हमारी सेना और हमारी सेना के शौर्य पर अगर कोई भी सवाल उठाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी सेना के 20 जवान शहीद हुए, हमने उनके कितने जवान मारे, 100 मारे, 150 मारे, 50 मारे या 200 मारे, उसका बिल्कुल पूरी तरीके से स्वागत, उस शौर्य का स्वागत होना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न या कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो हमारे लिए गर्व की बात है और सेना इससे कहीं ज्यादा करके आती है। सेना कहती कम है और ज्यादा करती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो मैंने बातें आदरणीय नलिन कोहली जी के सामने उठाई थी, उनका किसी बात का जवाब नहीं दिया कि चीन को आप किस फ्रंट से, सैन्य फ्रंट से हमारे सैनिक घेर रहे हैं और सैन्य फ्रंट पर हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं कि हमारे सैनिक वहां पर जाग रहे हैं। उन्होंने चाहे 14-15 की जून की बात हो और चाहे 29-30 अगस्त की बात हो, तो उन्होंने सारा काम किया। अब यहाँ पर जनरल सिन्हा से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जनरल सिन्हा, आप भी देशभक्त हैं और इस पैनल पर बैठे हुआ हर आदमी देशभक्त है, गद्दार कोई नहीं। जो देश की गद्दारी करेगा मैं इसको नहीं मानता साहब, नहीं मानता वो देश के। मैं आपके बीच में नहीं बोला जनरल सिन्हा, चाइना उसका जनरल सिन्हा कहेंगे चाइना बिगेस्ट एनिमी है, बिगेस्ट एडवर्सरी है इस देश का। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने दोस्त को बताए, बोले चाइना से अपने आका को बोले। कोई नहीं है। दीपक चौरसिया जी, इनको 1 मिनट चुप करिए। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन उसी तो फिर 18 तो आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे से? प्रधानमंत्री से आप प्रश्न पूछेंगे? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया चाइना के बारे में कि विस्तारवाद खत्म हुआ, विस्तारवाद खत्म हुआ। विस्तारवाद खत्म होने की जो जद्दोजहद है आपने देख ली। 15-16 की। अरे मेरे भाई, आप लोग, दीपक, ये आपकी बहस का मॉड्यूल है। दीपक, ये आपकी बहस का मॉड्यूल है।
यदि ये गलत बात बोलेंगे सुरेंद्र जी, आप 2.5 मिनट से बोल रहे हैं, कंक्लूड कर दीजिए। मैं जनरल सिन्हा से, आपने खुद सवाल पूछा, इसीलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। राजपूत जी, कंक्लूड कर दीजिए, आप 2.5 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। नहीं, मैं 2.5 मिनट से जनरल सिन्हा बोल रहे हैं सर। क्या बात सर, आपने उनका नाम लिया था सुरेंद्र भाई, और जनरल सिन्हा बीच में बोल रहे हैं। मैं आप मेरा नाम लेंगे, आप मेरे को कहें, जनरल सिन्हा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 90,000 किलोमीटर पर जो चीन हमारा कब्जा करना चाहता है, उसके पास झूला झूलने की समिट डिप्लोमेसी करने की आवश्यकता प्रधानमंत्री बताएंगे? प्रधानमंत्री 18 बार मिलने की बात बताएंगे? हमारे 60 से 70 मेरे भाई सुरेंद्र जी, वो जो है, चलिए सुरेंद्र जी कंक्लूड करिए। अब रिपीट कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, रिपीट कर रहे हैं आप, रिपीट कर रहे हैं। जनरल सिन्हा पहले, फिर प्रेम शुक्ला जी। जनरल सिन्हा पहले, फिर प्रेम शुक्ला जी। जनरल सिन्हा, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन मुर्दाबाद, चीन की विस्तारवादी नीति मुर्दाबाद। हमारे सैनिक पूरी तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री और क्या नाम, डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री एक मत क्यों नहीं हो रहे हैं सरकार? ठीक है सुरेंद्र जी, आप लगातार बोल रहे हैं। जनरल सिन्हा जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। देखिए दीपक जी, मसला क्या है? ये तो बात करते हैं ना कि उसने 90,000 किलोमीटर के ऊपर में बोलता है हमारी जमीन हमें लेगा, और उसके लिए आपने क्या कार्रवाई किया? आपने झूले झुलाए। मैं ही पूछता हूं, 80 के दशक के बाद 88 में 87 तक हम 67 to 87 हम प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव सब थे। 88 में राजीव गांधी जी चले जाते हैं चाइना, और फिर 5 समझौते करते हैं 93 का, 96 का, 2005 का, 2012, 13, और आपकी जमीन को वो लेता रहता है। और आप बात करते हैं आज, आपको शर्म नहीं आती? जनरल सिन्हा फिर चलना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। और सच्चाई है, ये झूठे लोगों को एक्सपोज करना मेरा काम है। भारतीय जनता पार्टी की, मेरा झूठे लोगों को एक्सपोज करना। आप बात करते हैं ना, क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया सर? तुम नरेंद्र मोदी के चाटुकार हो। ना प्लीज, एक फौजी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल सुरेंद्र राजपूत जी ना करिए प्लीज। आपका विचार का डिफरेंस हो सकता है, प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, आपका विचार का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल एक फौजी के लिए कृपया ना करिए। कृपया फौजी के लिए ना करिए। कांग्रेस ने कब जमीन दी? आपको कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए मुझे? मैंने प्रूव कर दिया है मेरे भाई, मैंने प्रूव कर दिया है। जमीन हमारी जो है, ये नरेंद्र मोदी जी के समय में गई। आपने क्या किया? एक्साइजिंग के ऊपर क्या किया? एक्साइजिंग में क्या किया? बोलो। सच्चाई ये है कि क्या किया आपने? क्या किया? 70 साल क्या किया आपने? झूठ आज पहली हमारी सम्मानित सेना के नाम पर झूठ बोलता है। ठीक है, जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा जी, आप कंक्लूड करिए। सुरेंद्र जी, उन्होंने भी बीच में बोला, मैंने आपको परमिशन दे दी, आप बीच में मत बोलिए, कंक्लूड करने दीजिए। आपने उन पे गंभीर आरोप लगाए। जनरल सिन्हा बोलिए, फिर जीडी बख्शी जी भी जुड़ गए मेरे साथ। मेरे दीपक जी, आज आप बोल रहे हैं ना, इनको पूछिए, आपकी एक्साइजिंग चली गई, आपने क्या किया? आप केवल एग्रीमेंट करते रहे। अरे कौन, और आज बोलते हैं, आज कौन से एग्रीमेंट की बात कर रहे हो? 88, 93, 96, 2005, 2012, 2013 उस पे बोलने में नहीं जम जा रही है जनरल सिन्हा। फौज के बारे में ये लोग नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपके लिए उन्होंने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कृपया इतनी मर्यादा रखें। किसी फौजी के लिए उसका विचार जो भी हो, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना सुरेंद्र राजपूत जी, किसी भी फौजी के लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विचारों की भिन्नता हो सकती है, माफ कीजिएगा। तो कहते थे दीपक जी सुने मेरी बात, अगर फौजी टीवी चैनल पे आके मर्यादा भूल जाए तो क्या करें? हाँ, जब आप झूठ बोलोगे। एक मिनट में जनरल बख्शी के बात कर रहा हूँ। जनरल बख्शी, यहाँ पर सवाल उठा है कि अक्साई चीन भारत के हाथ से कब फिसला? आप बताइए, आपसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कोई नहीं है। अक्साई चीन क्या नरेंद्र मोदी के टाइम पर लुटा या किसी और सरकार के टाइम पर लुटा? बताइए। बिल्कुल लुटा। देखिए, अक्साई चीन 1956 में गया था। प्लीज देखिए, इतिहास की बात करें, अक्साई चीन 1956 में गया था। ये आपका इतिहास का ये अटूट चीज है कि 1956 में हमारे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चले गए थे। पता चला था
58 में जब वो पेट्रोल गए थे, पुलिस पेट्रोल, जिनको शूट अप किया गया था। मैं सोचता हूं कि जरा आज पे वापस आ जाएं, अगर आप इजाजत दें तो। जी मैं आज पे आना चाहूंगा। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। 29 तारीख को हमको इंटेलिजेंस मिली कि चीन की एक बटालियन SUVs में बैठकर पोंगोंग सो के दक्षिण किनारे पे आ रही है। एक डोमिनेटिंग फीचर है जो कि हमारे चुशूल के बोल, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक सामरिक दृष्टि से बहुत ही जो अहम है, उसको ऑक्यूपाई करना चाहती है, ताकि उसको पकड़ लेगी तो वो पूरे चुशूल बोल में देख सकती है, वहां से फायर गिरवा सकती है तोपों का। एकदम हमारे स्पेशल फोर्सेस वहां पे गए और इसके पहले कि वो जीप कॉन्वॉय वहां पहुंच सकती, उस पहाड़ी टीले पे पोंगोंग सो के साउथ में हमारे फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया और उनको खिसिया के वहीं ठहर जाना पड़ा। इस बार उनकी हिम्मत नहीं पड़ी मारपीट करने की, इस बार उनकी बिल्कुल जुर्रत नहीं हुई मारपीट करने की, क्योंकि जो गलवान में पिटे थे हमारे सिपाहियों से, हमारे बिहारियों से, हमारे सरदारों से और जाट से, उसके बाद उनकी हिम्मत दोबारा नहीं पड़ी और वो चुपचाप से वहीं पे सामने जाके जम गए हैं अपने इलाके में और हम उस हाइट को पकड़ लिए। तो ये तो बड़ा अच्छा एक चीज हुई है। लेकिन मेरा एक सिपाही के तौर पे ये कहना है, मैं पूरी शाबाशी देता हूं अपनी सेना के लड़कों को जिन्होंने ये मुस्तैदी दिखाई और इंग्रेस करने से रोका। लेकिन मुझे ये बहुत रंजिश है एक सिपाही के तौर पे कि हमेशा चीन क्यों फैसला करेगा कि कब, कहां और कैसे वो अगला इंट्रूजन करेगा। और क्या हम केवल ढाल की तरह, क्या हम तलवार नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्यों हम हमेशा ढाल की तरह केवल बचाव कर रहे हैं, रक्षात्मक हो रहे हैं, रिएक्टिव हो रहे हैं? ठीक है, इसी का जवाब सरकारी पार्टी के प्रवक्ता से लेते हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता से लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हम रिजेक्शन क्यों देते हैं? हम क्यों नहीं क्रॉस कर सकते LAC? हम क्यों नहीं चीन को वही जवाब दे सकते जो चीन हमको देने की कोशिश करता है? और मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इसी पर आपत्ति कर रही है। GD बख्शी जी का प्रश्न जो है बहुत उत्तम है और उसका निश्चित तौर पर हमको अपने नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के संदर्भ में हमने नीति बदली है और वहाँ हमने जो है प्रोएक्टिवली जो है टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लिया है। चीन के मामले में भी हमको इस तरह की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कोई फौजी कहता है तो उसका सम्मान करना, क्योंकि वो अपने दिल से कहते हैं, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस कहती है तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न उठता है, जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग जो है कर यहाँ सिन्हा सर के लिए किया गया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कृपा करके पूरी शांति से, और मुझे लगता है रक्तचाप बिना बढ़ाए, आदरणीय राजपूत जी कृपया बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि 45,000 वर्ग फुट भूमि अक्साई चीन की पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चली गई? उसकी बात छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि तो साहब 1962 के पहले की बात है। UPA के शासनकाल सन 2008 में चुमूर इलाके में टिया पांगनाक और चापजी घाटी, जिसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है, क्या ये चीन के कब्जे में नहीं चली गई? क्या ये सच नहीं है? UPA शासनकाल में सन 2008 में चीनी सेना ने डोमजोक में जोरावर किले को नष्ट कर दिया और सन 2012 में यहाँ पर PLA का ऑब्जर्विंग पॉइंट बन गया। इसके साथ ही सीमेंट के 13 घर बनाकर वहाँ चीनी कॉलोनी बना दी गई। क्या ये सत्य नहीं है? UPA के शासनकाल में 2008-9 में भारत ने डोमजाक और डूमती के बीच डूमचेली गंवा दिया। क्या ये सत्य नहीं है? यहाँ पर सेना के 3 गुरु, आदरणीय गुरमीत सिंह जी, आदरणीय सिन्हा जी, आदरणीय बख्शी जी बैठे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सत्य है, क्या कांग्रेस इस अपराध के लिए, इसने कि भारत से कभी, भारत को सार्वजनिक तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह से अपनी भूमि गंवाने की जानकारी कब दी, क्यों नहीं दी? और ये सब होते समय आपकी चीनी कांग्रेस पार्टी, चीन की और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में आप समझौता कैसे कर रहे थे? जब हमारी जमीन 250 किलोमीटर अंदर आकर बैठ गया, जोरावर किले को कब्जा कर लिया, उस समय या तो आप सौदा कर रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी गई और भारत की भूमि को अपने बेटे की साक्षी में बेचकर चली आई। यदि ये सत्य नहीं है तो कृपा करके बताइए कि आपने ये गलतियां क्यों की? हम तो 1 इंच भूमि भी नहीं गंवाएंगे और इस तरह बढ़ेंगे, घुस कर मारेंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। भारत अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है।
ये हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम राजनयिक विकल्प पर विश्वास रखते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हम सैनिक विकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए कि जब जमीन गंवा रहे थे तो हु जनताओं के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पर क्यों दौड़े चले जा रहे थे? ठीक है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपसे इन तमाम आरोपों का जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, ये सवाल प्रेम शुक्ला ने उठाया है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तो देश की बहस आज हो रही है चीन के मुद्दे पर। कल फिर से संघर्ष हुआ पैंगोंग त्सो लेक के पास और वहां पर भारत ने एक बार फिर से, हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने करारा जवाब दिया, चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब क्या चीन को निर्णायक जवाब देने का वक्त आ गया है? मेरे साथ पूरा पैनल है। तारिक फतेह साहब है, प्रेम शुक्ला जी है, सुरेंद्र राजपूत हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव जी है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, सीधे ब्रेक के पहले कई सारे उदाहरण देते हुए, जगहों के स्पेसिफिक नाम बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आप पर आरोप लगाया है कि अगर इन जगहों पर घुसपैठ यूपीए या कांग्रेस के शासनकाल में हुई है तो आप इसे माने और देश के सामने ऐसा करने के लिए माफी मांगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए दीपक भाई, सच बात यह है प्रेम शुक्ला जी को झूठ बोलो और जोर से झूठ बोलो। सच, अगर आज हमको एक चीज बता दीजिए, 2008 से लेकर के आदरणीय प्रेम शुक्ला जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद में थी। ऐसा झूठ, ऐसा असत्य बोलते हैं ये लोग कि मतलब झूठे भी, गोबेल्स भी शर्मा जाए इनसे। जिन तीनों जगहों की बात कर रहे हैं, आए गए लोग होंगे, अरुणाचल में भी आए गए हैं लोग। पहले 70 दिन तक स्टैंड ऑफ रहा है, 3 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा है, लेकिन कहीं पर भी, और 250 किलोमीटर की बात छोड़ दीजिए, 2.5 किलोमीटर की भी बात आप कर लीजिए, ये तो 250 किलोमीटर का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इनके पास प्रमाण है 2008 के, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से क्षमा मांगनी होगी अपनी गद्दारी की, कि चीन के प्रति इनका क्या इतना आकर्षण था कि अरे सर, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री, इनको तो मत गद्दार बोलिए। मैं आपको बताऊं, इनको तो मत गद्दार बोलिए, इनकी ये पार्टी के प्रधानमंत्री है। माफी मांगने के लिए ये लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। आप ये सोचने वाले गद्दार ये लोग हैं। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अगर मैं सुरेंद्र राजपूत जी को कोट करूं तो आप देश के गद्दार हैं। ये झूला। अरे प्रेम शुक्ला जी, अब आपका दिमाग भी वो हो गया, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। देश का गद्दार राहुल गांधी है, जो चीन के चंदे पर पलने का दुष्कर्म करता है। देश का गद्दार, देश की गद्दार सोनिया मानो है, जो देश का सौदा करके आती है। और मैं जो कह रहा हूँ वो शपथ पूर्वक सत्य कह रहा हूँ। आपकी हिम्मत हो, आपकी हिम्मत हो तो कह दो, शपथ खा के कह दो ये गलत है। सोनिया गांधी, सुरेंद्र जी आप सुनिए, आपका जवाब उन्होंने सुना, आपका जवाब उन्होंने सुना, आप सुनिए सुरेंद्र जी प्लीज। सत्य सुनने की उनमें शक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मैं पूरे फैक्ट के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर, अरे अभी चीख रहे हैं नरिया महाराज, अब नरियाने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा। अब आपकी पूंछ में पैर रख दिया ना, कुछ देर तक चीखेंगे। 2020 तक इंतजार कर रही थी। इनकी बात पूरी हो गई है तो मैं शुरू करूं। हाँ, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। कोलाहल खत्म हो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। कि नरेंद्र मोदी जी कोलाहल खत्म हो तो बात आगे 2020 तक क्या कर रहे थे? कोलाहल खत्म हो, देशद्रोहियों कोलाहल बंद करो, 2008 से भारत द्रोहियों कोलाहल बंद करो, भारत से गद्दारी करने वाले कोलाहल बंद करो, चीन से चंदे पर जीने वालों कोलाहल बंद करो। क्या करो? क्यों चिल्ला रहा है भाई कांग्रेसी? कांग्रेसी के मुंह से पैर रख दिया, मुंह खुल गया, मुंह खुल गया आपका। अरे झूठ तो आप अभी सिन्हा साहब को कह रहे थे ना, बात पर। सुरेंद्र जी उनकी बात तो सुन लीजिए, आपने उनके लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, बात तो सुन लीजिए। ऑडियो कम करें। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी आपका। आप डाउन करेंगे, अब आप मुझे बताइए ना, आप डाउन करेंगे। नरेंद्र मोदी 2008 से 2020 तक क्या कर रहे थे? इनका रक्तचाप जो शूट हो गया है। अरे भाई मैं नहीं चाहता कि भी आप कुछ देर बाद अब बीमार पड़ जाए। आराम से भैया, आराम से, शांति से, दूसरों को सुनने का साहस रखें। मैं तो बहुत प्रसन्नता से बोल रहा हूँ, मैं कोई उत्तेजित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य को उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है।
और वो झूठ तो दिख रहा उत्तेजना है। पर भी जीवित नहीं रह सकती। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं शुरू उत्तेजना करूं? तो आपने जब हमने जवाब मैं देना शुरू शुरू करूं? किया तो आप उत्तेजितों दीपक के जी, बीच मैं में शुरू बोलने लगे। करूं? सुरेंद्र जी सुन तो लीजिए हम उनको प्लीज, सुन लीजिए। जब बीच में बोलेंगे तब दीपक शुक्ला जी चूंकि सत्ता पक्ष के हैं तो आप इनको नहीं टोकेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी अब ये तो मत करिए। इस डिबेट में मैंने जितना आपको टाइम दिया शायद सत्ताधारी पार्टी को भी नहीं दिया है। ये मत करिए सुरेंद्र जी, ये गलत है, ये गलत है। अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, वो गलत करेंगे उनको टोकूंगा। नहीं, मैंने कहा प्रेम शुक्ला जी को रोकिए तो कि जब कांग्रेस सर उनका टाइम है। कांग्रेस पूछ रही है कि भाजपा वाले 2008 से 2020 तक सो रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी उनका टाइम है, सुरेंद्र राजपूत जी उनका टाइम है, वरना मैं कल से टाइमर लगा के बैठूंगा। कोई बीच में बोले किसी को बोलने नहीं दूंगा। 1 मिनट आपका बोलिए, 1 मिनट आपका बोलिए, खत्म। प्रेम शुक्ला जी अब हो गया। मेरी बात शुरू करता हूं मैं। गद्दार कौन है? गद्दार वो है जिसने 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन को तोहफे में दे दी। तो इस आधार पर गद्दार कौन हुआ? क्या मैं उस गद्दार का नाम लूं? नहीं लेना चाहता मैं। गद्दार कौन हुआ? जो चुमूर इलाके में, फिर से मैं कह रहा हूं, चुमूर इलाके में टिया पांगनाक और चाबजी घाटी में 250 किलोमीटर लंबाई की भूमि जिसने जो है चीन के जबड़े में डाल दी। कौन गद्दार है? गद्दार वो है जिसने डेमजोग में जोरावर किले को नष्ट होते हुए शांति से विवेक शुक्ला, विवेक जोहातो जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है अभी। उसने जो है फिर उसने, अब देखिए अब ये कांग्रेस के जो है चीयरलीडर्स बोलने लगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको भी खर्चा पानी मिलेगा चीन की तरफ से, जानते हैं अंग्रेजों के चीन के खर्च पे आप भी जीते हैं। आपने मुझे बोला पता है आपको अंग्रेज हमारे आका है। दीपक जी ये क्या तरीका है? अच्छा 1 मिनट, विवेक श्रीवास्तव का ऑडियो नहीं जाएगा। मैंने सवाल नहीं पूछा। 30 सेकंड मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे को जनरल जीडी बख्शी और केके सिन्हा जी का भी एक कमेंट लेना है। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो, फिर 1 मिनट के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का ऑडियो। बस लीडर चीन को चिल्लाना। भाई इस देश की भूमि को चीन के जबड़े में डालकर चीन के चंदे पर पलने वालों को गद्दार कहा जाएगा, या चीन के हलाक में घुसकर अपनी भूमि को अपने कब्जे में लेने का शुभ संकल्प लेने वालों को कहा जाएगा? जिसके कार्यकाल में उन्होंने यहां कोशिश की गलवान में घुसकर हमारे सैनिकों ने, हमारे सिख रेजिमेंट के लोगों ने, बिहार रेजिमेंट के शौर्यशाली बहादुरों ने घुसकर चीनियों को मारा। और आप चीन की आरती उतारते हैं। आप जब डोकलाम में हमारे सैनिक भिड़े हुए होते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं। 30 सेकंड सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सिर्फ आपका ऑडियो जा रहा है। 30 सेकंड भैया, टाइमर लगा देना, कंक्लूड करिए। मैंने इनको भी 30 सेकंड दिए जी। अब आप ऐसा है, चीन गद्दार वो है प्रेम शुक्ला जी जो चीन के साथ झूला झूलते हैं। गद्दार वो हैं जो 2008 से अब तक सो रहे हैं अगर हमारी जमीन पे कब्जा हुआ है। गद्दार वो हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता और अंग्रेजों का प्रेम शुक्ला जी आपको रुकना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी आपको रुकना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड उनके हैं। हाँ, अब गद्दार वो हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं। गद्दार वो हैं जो शी जिनपिंग को चाय पिलाते हैं। गद्दार वो हैं जो वहां से पैसा लाने के लिए गुजरात में कहते हैं कि हम गुजरात में चीनी भाषा पढ़ाएंगे। गद्दार वो हैं जो बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस देते हैं। ठीक है, 30 सेकंड खत्म। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं चीन को जो है भारत की संपूर्ण भूमि गिरवी रखकर आई, छोड़ दिया और चंदा लेते हो। जी मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। मैंने प्रेम शुक्ला जी का कर दिया था। प्रेम शुक्ला जी को क्लीन 30 सेकंड प्लीज। नाम लेने से डरते हैं। गद्दार वो है जो चीन का नाम लेने से डरते हैं। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड टाइमर लगा दीजिए प्लीज। अब शुरू करूं मेरी बात? बिल्कुल। देखिए भाई, गद्दारी किसको कहिए कि 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जिसने चीन को सौंप दिया और उसके बाद चीन को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनवाने के लिए भारत का जो हक था वो छोड़ दिया। गद्दार वो है जिसने भारत की भूमि पर कब्जे के बावजूद चीन से जाकर एग्रीमेंट साइन किए। गद्दार वो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके बारे में समझौता होते समय कहा गया कि आज की जो स्थिति है इसका मेंशन किया जाए, वो मेंशन नहीं करवाने वाले गद्दार हैं। गद्दार वो हैं जो 250 किलोमीटर भूखंड भारत का देने के बाद चीन से जाकर
और पार्टी के एक इकाई के लिए चंदा लेकर आते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका टाइम कंक्लूड। बहुत बोल लिया आपने एक दूसरे को गद्दार। मुझे लगता है नेशनल टेलीविजन में देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी ना तो गद्दार है और ना ही सत्ताधारी पार्टी गद्दार है। मैं सीधे जनरल जीडी बख्शी के पास चलूंगा। जनरल जीडी बख्शी, उसके बाद के सिन्हा और तारिक फतेह साहब कंक्लूड करूंगा। जीडी बख्शी साहब, क्या होना चाहिए ऐसे में? 100% लोग बोल रहे हैं कि चीन को जवाब दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, और बूथ तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और उसके लिए बड़ी जरूरत होगी साहब कि ये लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय जितना जोर इसमें लगा रहे हैं उससे ये आधा भी जोर लगाएं चीन की तरफ, तो चीन की ऐसी तैसी हो जाएगी। देखिए साहब, ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल है एज अ मुल्क। कब तक आप चीन की सहते रहेंगे? हमने चीन से कहा कि साहब बॉर्डर विवाद का बातचीत से सुलझा लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया है। मैप्स भी एक्सचेंज करने से मना कर दिए हैं कि एलएसी क्या यहाँ पे है। अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। ठीक है, 30 सेकंड जनरल सिन्हा के लिए। जनरल सिन्हा 30 सेकंड। तलवार का इस्तेमाल। जी देखिए दीपक जी, मैं पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाहता हूं। ये जो हुआ है कार्रवाई 29 और 30 अगस्त को, ये मुंह तोड़ जवाब का पहला हिस्सा है। ये प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्शन कोई रिएक्टिव नहीं होता। आप प्रीएम्प्ट किए हैं। 62 के बाद स्पैंगर गैप में पहली बार भारत सेना ने उन पोजीशन को अख्तियार किया है और ये पहला कदम है। आने वाले समय में आप देखेंगे हम इसी तरह की कार्रवाइयां। ठीक है, आप नैरेटिव में न जाएं कि वो चाइना क्या कर रहा था। ठीक है तारिक फतेह साहब, 30 सेकंड। आपके हिसाब से एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त आप भारत को? मैं इल्तिजा करूंगा कि एक दूसरे को गद्दार ना कहें आप। ना सीपीआई गद्दार है, ना ये जो आजादी है जो आपके पास है कि आप लोग मेहर कर, ये दुनिया में कहीं नहीं है। मैं इंतजार करके वाकई कहीं नहीं है। आप समझते नहीं कि हमारा दिल जाता है जब आप एक दूसरे को बताते। हम यहाँ बैठ के आप मुजाहिद हैं में हिंदुस्तान की सकाफत, उसकी विरसा, उसके 10,000 साल को लेके सीना खोल के डिफेंड करते हैं। लेकिन हम इतने बड़े मौके पे पार्टीबाजी नहीं है। ठीक है, बात है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। दुनिया के को 50 मुल्कों में हम आबाद हैं। फीजी से लेकर ट्रिनिडैड तक लोगों के दिल धड़कते हैं भारत के लिए। उनकी वजह से, उनके लिए तो कम अज कम ऐसा ना कहें गद्दार है। ना कांग्रेस गद्दार है, ना बीजेपी गद्दार है, ना सीपीआई गद्दार है, ना ठीक है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन इस वक्त 100% लोगों का मानना है कि चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा भी यह मानना है कि इस देश का प्रजातंत्र बहुत महान है और यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें से कम गद्दार कोई नहीं है।